सत्र 2021-22 में कक्षा 12 में अध्ययन करने वाले सभी बच्चों का एक बार स्वागत है। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पुनः अपने अध्ययन को सुचारू करने के प्रति जो है अपना ध्यान लगा रहे होंगे, यानी पुनः आप पुरानी उस परंपरा पर लौटने की कोशिश कर रहे होंगे कि अब हम हमारा जो अध्ययन शुरू कर दें। उसी कड़ी में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कक्षा 12 में यदि आपके ऐच्छिक हिंदी विषय है, हिंदी साहित्य विषय है, यदि आपने हिंदी साहित्य को अपने ऐच्छिक विषय के रूप में चुना है, तो हम हमारे इस YouTube चैनल पर ऐच्छिक हिंदी कक्षा 12 का पूरा पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। ऐच्छिक हिंदी की कौन कौन सी NCERT की पुस्तकें आपके पाठ्यक्रम में शामिल होगी, ये हमने वीडियो द्वारा आप तक पहुंचा दिया है। क्या क्या उसमें जो है रचनाकार है, उनकी कौन कौन सी रचनाएं संकलित है। यदि आपने ऐच्छिक हिंदी की उन दो पुस्तकों के बारे में जानकारी, जो अपना अंतरा और अंतराल है, उसके बारे में यदि आपने जानकारी नहीं ली है तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप कक्षा 12 में इसी वर्ष NCERT के पाठ्यक्रम से पढ़ने जा रहे हैं और हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है। हम शुरू कर रहे हैं अंतरा, जो पुस्तक अपनी मुख्य पुस्तक ऐच्छिक हिंदी की अंतरा, उसमें जितने भी कवियों की रचनाएं संकलित है उसमें पहला जो पार्ट है अपना, वो है छायावाद के प्रतिष्ठित कवि जयशंकर प्रसाद। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद का ये पहला पार्ट है जिसमें आपके जयशंकर प्रसाद की दो कविताएं संकलित कर रखी है। एक तो है आपके देवसेना का गीत और दूसरी है कार्नेलिया का गीत। हम इन रचनाओं को भी विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। फिलहाल आज हम हमारी इस पहली क्लास में जयशंकर प्रसाद का जो है कवि परिचय देख लेते हैं। तो हम जयशंकर प्रसाद का जो है कवि परिचय शुरू करते हैं। बच्चों, आपने चूंकि हिंदी को जो है ऐच्छिक विषय के रूप में चुना है, इसलिए आपको हिंदी साहित्य की कुछ अतिरिक्त जानकारियां भी होनी चाहिए। जब भी आपके सामने जयशंकर प्रसाद का नाम ले लिया जाए तो जैसे ही जयशंकर प्रसाद का नाम आपके सामने आए, आपको तुरंत पता होना चाहिए कि जयशंकर प्रसाद का संबंध कौन से काल से है। ये आधुनिक जो काल है, उस आधुनिक काल में जो छायावाद, जो एक काव्य धारा चली 1918 से लेकर के 1936 तक का जो समय है, 1918 से लेकर के 1936 तक का जो समय है, ये आपका छायावाद कहलाता है। और इसी छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। तो पहला तो आपके जहन में ये बात तुरंत प्रकट हो जानी चाहिए कि जयशंकर प्रसाद जो है छायावाद के कवि हैं। ठीक, जब आपको इतना पता चल जाए तो छायावाद के जो है 4 आधार स्तंभ हैं, जिसमें एक प्रसाद है, दूसरे पंत हैं, तीसरे निराला हैं और चौथे आपके महादेवी वर्मा। ये छायावाद के 4 आधार स्तंभ हैं और प्रत्येक कवि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए छायावाद का जो है ब्रह्मा कहा गया किसको? प्रसाद को। विष्णु कहा गया किसको? महेश को।
पंथ को। विष्णु किसको कहा गया? पंथ को। और निराला को कहा गया महेश, शिव। और महादेवी को कहा गया शक्ति। वापस ध्यान दीजिए, जब भी आप छायावाद के 4 स्तंभों के बारे में पढ़ेंगे तो जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है, सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का विष्णु कहा जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का महेश कहा जाता है, या महेश का मतलब क्या? शिव। और महादेवी वर्मा को छायावाद की शक्ति कहा जाता है या दुर्गा कहा जाता है। तो ये जयशंकर प्रसाद के बारे में छायावाद का जो आधार स्तंभ है, उनमें से सर्वश्रेष्ठ कवि, सबसे प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद छायावाद के ब्रह्मा माने जाते हैं। यदि इनके जीवन काल का अगर हम वर्णन करें तो इनका जो जीवन काल है 1889 से लेकर के 1937 तक का जो है इनका जीवन काल ठहरता है। जन्म भी इनका जो है वाराणसी में हुआ और मृत्यु भी इनकी वाराणसी में हुई। ध्यान दीजिए, आपको वीडियो अंत तक सुनना है और जो भी मैं बातें बता रहा हूं उनको तन्मय होकर के सुनना है, एकाग्र होकर के सुनना है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद से संबंधित सारे तथ्यों को कवि परिचय के रूप में मैं आपको इस ब्लैक बोर्ड के माध्यम से पहुंचा दूंगा। ब्लैक बोर्ड पे मैं उसको लिख दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन अभी आप मुझे सुने, ये कि यही तथ्य जो है वापस घूम फिर करके आपके उसी कवि परिचय में आने हैं, तो आप सुनेंगे तो आपको याद होगा। तो जन्म 1889 ईस्वी में, मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई इनकी। अगर जयशंकर प्रसाद के बारे में देखें तो ये मूलतः क्या हैं? मूलतः कवि हैं। मूलतः क्या है? कवि हैं। मूलतः तो ये कवि हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने कोई केवल कविताएं लिखी है। कवि होने के साथ साथ इन्होंने क्या क्या लिखा है? इन्होंने नाटक लिखे हैं, इन्होंने कहानियां भी लिखी है। नाटक और कहानियां भी इनकी बहुत प्रसिद्ध हुई। और यदि नाटकों में अगर हम देखें, नाटकों में इन्होंने जो विषय वस्तु ली है वो प्राचीन इतिहास की विषय वस्तु ली है। प्राचीन इतिहास की विषय वस्तु ली है और राष्ट्रीयता का स्वर, देशभक्ति का स्वर, राष्ट्रीयता का स्वर इनके नाटकों में हमें देखने को मिलता है। तो जयशंकर प्रसाद मूलतः तो कवि हैं, लेकिन इन्होंने नाटक भी लिखे हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, ये इनके बहुत प्रसिद्ध नाटक हैं। कवि जो है ये, हालांकि जयशंकर प्रसाद का जो प्रारंभिक लेखन है वो द्विवेदी युग के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन इनका जो मूल जो काव्य लिखा गया वो छायावाद के अंतर्गत ही लिखा गया। इसलिए जो छायावादी काव्य है वो छायावादी काव्य हम देख लेते हैं। जो इनका प्रमुख पहला देखिए, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। कम से कम जब भी आपको जयशंकर प्रसाद के बारे में कोई पूछे तो अपने को ये 4 रचनाएं तो ध्यान होनी चाहिए कि झरना, आंसू, लहर, कामायनी ये 1918 में पहली छायावादी रचना मानी जाती है और ये इनकी अंतिम छायावादी रचना मानी जाती है, कामायनी, जिसमें आनंदवाद की प्रतिष्ठा की गई है। इसके अलावा भी कुछ इनकी रचनाएं जो द्विवेदी युग की है,
लेकिन मूल कम से कम जयशंकर प्रसाद के बारे में इतना तो अपने को पता होना चाहिए। बाकी और भी जो बातें हैं, और भी जो तथ्य हैं, उसको हम कवि परिचय में इस ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं, ताकि आपको उसका स्क्रीनशॉट लेने में भी आसानी रहे और समझने में भी आसानी रहे। जैसा कि छायावाद के जो प्रमुख अपने कवि हैं जयशंकर प्रसाद, उनके बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैंने आपको दे दी। अब उनके सारे साहित्य के योगदान को यहाँ मैंने इस ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है, इसको मैं आपको समझा दूंगा और अंत में आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, जो छायावाद के प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म 1889 ईस्वी में वाराणसी या काशी में हुआ। मृत्यु इनकी 1937 ईस्वी में वाराणसी या काशी में हुई। प्रसाद के बारे में जब आप पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में, उसके योगदान को देखेंगे तो प्रसाद कवि होने के साथ साथ नाटककार भी हैं, कहानीकार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं, उन्होंने निबंध भी लिखे हैं। तो काव्य संग्रह हम सबसे पहले देख लेते हैं, काव्य संग्रह कौन कौन से हैं। इनका पहला काव्य संग्रह उर्वशी है, फिर वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, प्रेम पथिक, करुणालय और कानन कुसुम, महाराणा का महत्व। ये आप एक से 8 नंबर की जितनी भी ये रचनाएं हैं, इन सब का जो समय ठहरता है वो हिंदी साहित्य में जो द्विवेदी युग है, उस द्विवेदी युगीन रचनाएं ये प्रसाद जी की है, जो 8 नंबर तक है। लेकिन इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जो छायावादी रचनाएं हैं, वो आपको 9 नंबर से 12 नंबर तक मिलेगी। इनकी पहली छायावादी रचना जरना, दूसरी आंसू, तीसरी लहर और चौथी कामायनी, जिसमें आनंदवाद की प्रतिष्ठा की गई है। और ये जो है छायावाद का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है कामायनी। जरना 1918 में प्रकाशित हुआ, आंसू 1925 में, लहर 1933 में और कामायनी 1935 में। तो ये 4 रचनाएं तो आपको याद होनी चाहिए। फिर इनके कुछ नाटक हैं। इनके नाटकों की विषय वस्तु यदि हम देखें तो जो भारतीय गुप्त काल और जो मौर्य काल है, यानी भारतीय इतिहास का जो गुप्त काल और मौर्य काल वाला जो समय है, वहाँ की विषय वस्तु को उठा करके इन्होंने नाटक लिखे हैं। तो इनके नाटकों में देखिए, सज्जन से इन्होंने शुरुआत की 1910 में लिखा, फिर कल्याणी, प्रायश्चित, करुणालय, राज्यश्री, विशाख और अजातशत्रु, कामना, जिसमें ये अजातशत्रु बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर जन्मेजय का नाग यज्ञ, यहाँ से ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। स्कंदगुप्त है, एकगूट है, चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है। तो 4-5 नाटकों के आपको नाम मुख जबानी याद होने चाहिए, जिसमें अजातशत्रु है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है और ध्रुव स्वामिनी। ये नाटक तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप ट्रिक के माध्यम से इनके काव्य संग्रह और इनकी नाटकों की जो है नाटकों के नामों को याद करना चाहते हैं, तो मेरे YouTube चैनल पर ये वीडियो अपलोड है, जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं उनको जो समझा रखा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उनका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हैं। उपन्यास देखिए, 2 इन्होंने पूरे उपन्यास लिखे, कंकाल और तितली। इरावती जो लिखा ये अपूर्ण रह गया था, पूरा नहीं कर पाए। कहानी संग्रह बहुत प्रसिद्ध हुए इनके, और इनकी कहानियों में व्यक्ति खुद से जूझ रहा है, एक तरह से मतलब सामाजिकता से दूर इनकी कहानियाँ हैं, लेकिन अलग ही भाव लिए है। आंधी है, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, जो रोमानी अनुभव हम कह सकते हैं, वो रोमानी अनुभव में इनकी कहानी और इनके कहानी संग्रह में मिलता है। निबंध देखिए, काव्य और कला तथा अन्य निबंध। कुछ प्रमुख तथ्य हैं, उन तथ्यों को हम जो है एक नज़र में देख लेते हैं। प्रसाद छायावाद के 4 स्तंभ मैंने बता दिया कि प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा, ये 4 आधार स्तंभ हैं छायावाद के, जिनमें प्रसाद मुख्य हैं और इनको क्या कहा जाता है, छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। ये प्रसाद जी ने स्वाध्याय से अनेक भाषाओं का गहन अध्ययन किया था। 8वीं तक की विधिवत शिक्षा इन्होंने स्कूल से प्राप्त की थी। उसके बाद सारा जितना भी ज्ञान है वो इन्होंने स्वाध्याय से घर पर किया था। बहुत सारी भाषाओं का इनको जो है ज्ञान था।
प्रसाद मूलतः कवि हैं, किंतु इन्होंने कहानी भी लिखी, उपन्यास भी लिखे और नाटक भी लिखे। बिल्कुल इसके बारे में हमने बात कर ली। इनके नाटकों में प्राचीन इतिहास की विषय वस्तु वर्णित है। जैसा मैंने बताया है, भारतीय प्राचीन इतिहास है जिसमें मौर्य काल और गुप्त काल, वहाँ से उनके साम्राज्य से कथा वस्तु उठाई गई है और उसी के माध्यम से जो है इन्होंने नाटक लिख करके भारतीय जो संस्कृति है या जो गौरवशाली भारतीय संस्कृति है उसको जो है हमें अवगत करवाया, उसका जो है स्मरण करवाया। प्रसाद के साहित्य में राष्ट्रीयता का स्वर प्रमुख है, यानी स्वदेश प्रेम कह सकते हैं, राष्ट्रीय जागरण कह सकते हैं, ये प्रमुख स्वर है। और प्रसाद के साहित्य में प्राचीन भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की झलक मिलती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्राचीन भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की झलक हमें प्रसाद के साहित्य से मिलती है। हमारे अंतरा जो पुस्तक है, जो मुख्य पुस्तक है ऐच्छिक हिंदी साहित्य की, इसके पार्ट 1 में 2 कविताएं इनकी संकलित है, देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत। ये दोनों ही मूल रूप से जो इनके नाटक हैं, उनके नाटकों में से ही कहीं कहीं इन्होंने जो कविताएं लिख दी थी उन्हीं का अंश है। ये कोई स्वतंत्र रूप से कोई काव्य नहीं है। तो स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त का ही जो महत्वपूर्ण भाग है, जो अंश था, उसको इन्होंने लिखा है, उसी को यहाँ अपने यहाँ संकलित किया है। तो हम देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत जो है ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा जो ये जयशंकर प्रसाद का कवि परिचय था, यही महत्वपूर्ण है और यही खूब है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।